बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, आज हम पार्ट 1 में आपको त्रिभुज पढ़ा रहे हैं। हाई स्कूल में कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक्स का हम आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे। चैप्टर है आपका त्रिभुज, जिसकी प्रश्नावली 6.1 होगी। उसके पहले हम आपको बता दें त्रिभुज में है क्या बच्चों। तो सबसे पहले आप बताइए, जानते हो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, आप जानते हो, ठीक है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों त्रिभुज तीन भुजाओं के आधार पर और तीन कोणों के आधार पर, अर्थात कुल मिलाकर 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से बच्चों? त्रिभुज एक होता है आपका सबसे पहले कोणों के आधार पर, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हुआ समकोण त्रिभुज। तीसरा हुआ अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गए बच्चों कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, ठीक है। और तीन होते हैं बच्चों भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। कौन कौन से होते हैं? चौथा हुआ आपका समद्विबाहु त्रिभुज। पांचवा हुआ आपका समबाहु त्रिभुज। और छठवां हुआ आपका विषम बाहु त्रिभुज। ये हुए आपके त्रिभुज भुजाओं और कोणों के आधार पर, ठीक है। खैर, ये आप जानते हो, जिस त्रिभुज का कम से कम एक कोण, अर्थात जब जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहोगे। जिस त्रिभुज का कम से कम एक कोण 90 अंश हो उसे समकोण त्रिभुज कहोगे। जिसका कम से कम एक कोण 180 अंश से कम और 90 अंश से अधिक हो, जिस त्रिभुज का कम से कम एक कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, अर्थात अधिक कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसके बाद बच्चों समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो उन्हें विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप आज बच्चों पढ़ने क्या जा रहे हो? प्रश्नावली में क्या है आपकी? वास्तव में आप पढ़ने जा रहे हो समरूपता। ये पढ़ने जा रहे हो आप, त्रिभुज की समरूपता पढ़ने जा रहे हो। समरूपता का अर्थ देखिए क्या है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा सर्वांग समता, तो आप त्रिभुज की समरूपता पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। समरूपता का अर्थ क्या है बच्चों? समरूप मतलब बराबर रूप का हो, रूप का बराबर हो, परंतु ये नहीं कि लंबाई चौड़ाई सभी समान हो। रूप का बराबर हो समरूप कहलाता है। जैसे देखिए बच्चों, समरूपता के लिए दो त्रिभुज चाहिए कि दो के लिए समरूप तुलना की जाएगी। जब दो वस्तुओं की तुलना की जाएगी तभी तो आप कहोगे कि ये समरूप है कि नहीं? तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये है पी क्यू आर और एक त्रिभुज ये हुआ ए बी सी, ठीक है बच्चों। यदि ये दोनों समरूप हैं, समरूप का निशान बच्चों ऐसे बनता है, ये समरूप का चिन्ह है। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये निशान हो गया। और दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं बच्चों? जब उन त्रिभुजों के, उन दोनों त्रिभुजों में कम से कम दो कोण अवश्य बराबर हों। और जब दो कोण बराबर हो गए, तीसरा तो बच्चों ऑटोमेटिक बराबर होगा, आप जानते हो ना, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? यदि किसी त्रिभुज के कोण समान है तो त्रिभुज समरूप होंगे, अथवा यदि त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात समान है तो त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे देखिए, पी क्यू अपान ए बी बराबर पी आर अपान ए सी बराबर क्यू आर अपान बी सी। यदि बराबर देखिए निष्पत्तियां हैं तो त्रिभुज समरूप होगा। देखिए, और यदि कोण P बराबर कोण A, देखिए कोणों से कोण P बराबर कोण A होगा, कोण Q बराबर कोण B होगा और कोण R बराबर कोण C होगा। जब आप लिखोगे तो क्रम का भी ध्यान दोगे। उसी प्रकार ये भुजाएं लिखोगे, जैसे PQ लिखा इसकी तो इसकी आप AB लिखोगे, तो PQ बटे AB हुआ। QR आपने लिया तो यहाँ BC लोगे, PR बटे BC AC हुआ।
पी आर जब आप लोगे तो ए सी लोगे, और जब आप क्यू आर लोगे तो क्यू आर में देखिए आपने बी सी लिया, तो ये भुजाओं की निष्पत्ति हो गई। तो बच्चों आप समझ गए ना, दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, जब उन दोनों त्रिभुजों के कोण समान हो अथवा उनके भुजाओं की निष्पत्तियां समान हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। फर्स्ट बात तो ये हो गई बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों आपको हम बता रहे हैं सर्वांग समता और समरूपता में अंतर। तो देखिए बच्चों समरूपता तो हो गई, अब सर्वांग समता में आपने क्या पढ़ा है, कक्षा 9 में पढ़ा है। अब ये हम आपको बता रहे हैं सर्वांग सम, और इसका निशान देख लीजिए, दोनों में भेद। सर्वांग समता, सर्वांग समता, ठीक है बच्चों। दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, जब बच्चों उन दोनों त्रिभुजों में कम से कम एक कोण और दो भुजाएं बराबर हों, अथवा दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। बात समझ आई बच्चों, जब किन्हीं दो त्रिभुजों में दो, और सर्वांग समता का निशान ये होता है पी क्यू आर, ये सर्वांग समता का निशान हो गया त्रिभुज ए बी सी, या आप ऐसे भी इसको निशान बना सकते हो, ये भी सर्वांग समता का निशान है, अथवा ऐसे भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो आप, ये सर्वांग समता के निशान है। कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, जब उन दोनों त्रिभुजों में कम से कम दो कोण और एक भुजा, अथवा दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। इस प्रकार से देखिए सर्वांग समता और समरूपता में विभेद हो गया। समरूपता में क्या है, त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, जिन त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हों, ठीक है, अथवा उन भुजाओं की निष्पत्तियां बराबर हो, त्रिभुजों की भुजाओं की निष्पत्तियां बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। सर्वांगसम कब होते हैं, जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण और एक भुजा, अथवा दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम सभी अंग बराबर, समरूप एक ही रूप के। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं बच्चों आपके क्वेश्चन के लिए। देखिए आगे क्या है, आधारभूत थेल्स प्रमेय क्या है बच्चों। देखिए सबसे पहले आप देखिए थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होनी चाहिए। थेल्स प्रमेय ये आपको हम बताना चाहते हैं, देखिए ध्यान से। थेल्स प्रमेय क्या है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। देखिए बच्चों, जैसे ध्यान दीजिए थेल्स प्रमेय के लिए बताया गया है त्रिभुज में, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं, ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अर्थात देखिए ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है बच्चों, और ये डीई रेखा हो गई जो बीसी के समांतर है, ये डीई रेखा हो गई जो बीसी के समांतर है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है के लिए दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती, अर्थात ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ए सी, ये हो जाएगा। ये थेल्स प्रमेय है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। यदि किसी त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज की भुजा के समांतर रेखा खींची गई है तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी होगा। ये आपको याद रखना है, ये थेल्स प्रमेय है, ठीक है। अब इसी के आधारित आपको हमें प्रश्न बताने हैं, ठीक। सर्वांग समता से भी आ जाएगा, समरूपता से भी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये थेल्स प्रमेय है। यदि किसी त्रिभुज के समांतर, ध्यान दीजिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, ठीक है, तो वह रेखा जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, वे उनकी निष्पत्तियां आपस में बराबर होती हैं। ए डी बटे डी ई बराबर ए ई बटे ई सी, ये तो ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, इसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है,
अब आगे चला जाए बच्चों, इसको आपको याद रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद समरूपता के लिए हम आपको बता ही चुके हैं, समरूपता के लिए क्या होगा। अब बच्चों हम आपकी प्रश्नावली में चल रहे हैं, ठीक है। प्रश्नावली में आप क्या आ रहे हैं, 6.1 देखिए, आपको हम इतना समझाना चाहते थे, ये थेल्स प्रमेय है, इसको आप जरूर याद रखना। यदि किन्हीं दो भुजाओं, किसी एक भुजा देखिए समांतर रेखा है, ठीक है, तो इससे इन खंडों के AD बटे DB बराबर AE बटे EC होगा, ये याद रखना, इसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। पर प्रमेय क्या है, प्रमेय थेल्स प्रमेय ये है बच्चों कि यदि किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो उनके खंडों के अनुपात बराबर होते हैं, आप ऐसा कह दीजिए, उनके खंडों के अनुपात बराबर होते हैं। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। देखिए त्रिभुज ABC में BC भुजा के समांतर D रेखा खींची गई है, तो D रेखा द्वारा इसके खंड कौन से हुए, AD और DB, इनका अनुपात बराबर इनका अनुपात होता है, यही थेल्स प्रमेय है, ठीक है। अब देखिए बच्चों वहां पे क्वेश्चन पर आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला है सभी व्रत, बच्चों ऐसे लिखा हुआ है, सभी व्रत फर्स्ट नंबर है और रिक्त स्थान है, और होते हैं लिखा हुआ है यहां, आपको बिल्कुल शुरुआत से बता रहे हैं। और यहां क्या है, सर्वांगशम, सर्वांगशम, और यहां है समरूपता, समरूप, समरूप, सर्वांगशम या समरूप। तो देखिए इसमें क्या भरा जाएगा, आप जानते हो सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्यों, क्योंकि सभी वस्तु गोले होते हैं, समरूप होते हैं, परंतु छोटे बड़े होते हैं, किसी की त्रिज्या छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। और सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग बराबर हों, ठीक है, और समरूप का मतलब होता है रूप के एक ही हो, छोटे बड़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां क्या भरा जाएगा, यहां समरूप भरा जाएगा, भरा जाएगा ये। फिर सेकंड देखिए क्या है, सेकंड कह रहा है सभी वर्ग, सभी वर्ग और डैश डैश समरूप या सर्वांगशम। देखिए फिर यहां आइए, समरूप या सर्वांगशम। तो देखिए आप जानते हो होते हैं, यहां भी लिखा हुआ है, वही चीज लिखी हुई है, तो यहां क्या भरा जाएगा, सभी वर्ग कैसे होंगे, समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो और किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर हो, तो भिन्न भिन्न हो जाएंगे, तो समरूप लेकिन होंगे। क्यों, क्योंकि समरूप वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो चाहे आप छोटा वर्ग बनाओ चाहे बड़ा वर्ग बनाओ, सभी भुजाएं बराबर बनाओगे। और इसके बाद प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो प्रत्येक कोण 90 अंश करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहां भी समरूप लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। थर्ड पार्ट है बच्चों सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, पहले लिखा हुआ है सभी और फिर डैश डैश लिखा हुआ है त्रिभुज समरूप होते हैं, और भरने के लिए है बच्चों समद्विबाहु समबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। तो देखिए बच्चों कौन सा भरा जाएगा इसमें, इसमें समबाहु भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप छोटा त्रिभुज बनाओगे तो भुजाएं छोटी होंगी लेकिन भुजाएं सभी बराबर होंगी, और उसकी क्या कहते हैं बड़ा त्रिभुज बनाओगे अगर समबाहु, तो उसकी बड़ी भुजाएं होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी आपस में, प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। तो बच्चों यहां क्या भरा जाएगा, समबाहु, समद्विबाहु नहीं समबाहु भरा जाएगा, क्योंकि भुजाएं तो भिन्न भिन्न होंगी परंतु कोण सभी बराबर होंगे, तो यहां भरा जाएगा समबाहु त्रिभुज होते हैं। फिर इसके बाद बच्चों अगले नंबर में आते हैं, चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है भुजाओं के संगत, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। नंबर 4, भुजाओं की
भुजाओं की समान संख्या वाले, समान संख्या वाले, ठीक है, क्या है, वाले दो बहुभुज, ये बहुभुज लिखा हुआ है, बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। और बच्चों पार्ट में दिया हुआ है नंबर ए, उनके संगत कोण, नंबर ए में लिखा हुआ है, हम ऊपर लिख दें, ये तो आप पढ़ चुके, फर्स्ट पार्ट, उनके संगत कोण नंबर ए में है, ये पार्ट में है, उनके संगत कोण, ठीक है, और तथा उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं, संगत कौन था, संगत भुजाएं, ठीक है, और डैश डैश है यहां पे, होती हैं। तो बच्चों देखिए क्या कह रहा, बराबर समानुपाती, तो आप क्या भरोगे, बराबर समानुपाती दोनों भरोगे, पहली जगह बराबर भर दोगे, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यहां भरा जाएगा समानुपाती, आपके उसमें दिए हैं, यहां समानुपाती भरोगे, और संगत कोण बराबर होते हैं, यहां जो डैश डैश दिया हुआ है तथा के पहले, यहां आप बराबर लिखोगे, संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, ए और बी पार्ट में है, ये ए पार्ट में है और ये बी पार्ट में दे दिया है, ये बी पार्ट में है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको अगले वीडियो के लिए इंतजार करना होगा और फिर आपको विधिवत त्रिभुज हम पढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।